हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 11 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाने चल रहे हैं। भाई वैसे तो हमने समुच्चय पढ़ाया था कक्षा 11 के लिए मैथमेटिक्स का ही, और एनसीईआरटी की किताब का पूरा सिलेबस ख़त्म करवाया था। पहले चैप्टर का, दूसरे चैप्टर का संभवतः तीसरे या चौथे चैप्टर में थे, जहाँ पे हमको त्रिकोणमिति मिल गई थी। पर एक बार एक कमेंट आया था जिसमें कहा गया था, सर रिक्त समुच्चय जो ये जो प्रकार होते हैं समुच्चय के, ये समझ में नहीं आ रहा, उनको बताइए। फिर उसके बाद अभी कुछ और भी कमेंट आए थे जिसमें हमने पहले ही प्रश्नावली के लिए 1.1 के लिए 7वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया था, जो कि अरिहंत की किताब में मिल जाता है। तो ऐसे में हमें समझ में आया कि क्यों ना, जब हम फेस कैम वीडियो बनाना शुरू ही कर चुके हैं, वैसे यार जानते हो, ये ऐसे अगर हम वीडियो बना रहे होते तो आई थिंक कि सब्सक्राइबर की संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि ऐसे पढ़ाने में भाई आप मुझे देख पाते हो, समझ पाते हो बातों को, और अच्छा लगता है आपको। तो मतलब ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। बाकी मैं कॉपी में लिखता रहता था, बोलता रहता, कितना भी अच्छा बोलोगे, नींद आ जाती थी। तो अभी क्या है, शुरू करेंगे। थोड़ी सी नाटक नौटंकी चलती रहेगी अपनी। और आज हम जानेंगे क्या कि कक्षा 11 के लिए गणित पढ़ा रहे हैं। समुच्चय जो पहला अध्याय है उसको हम सीखेंगे। उसमें हम इसके अंतर्गत जो पहली प्रश्नावली है आपके पास, ठीक है, 1.1 की बात कर लेंगे, जो एनसीईआरटी की किताब की है उसकी भी संभवतः हम कोशिश करेंगे बात करने की, और जो अरिहंत की है उसकी भी बात करेंगे। वैसे हमने एनसीईआरटी वाला ख़त्म कर लिया है, तो अरिहंत वाले ज़्यादा फोकस करेंगे, उसको पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे, एक एक क्वेश्चन को हम अच्छे से डिस्कस करते हुए, ठीक है। तो सबसे पहले बात हम जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं। तो जो पहले प्रश्नावली 1.1 को ख़त्म करने के लिए हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो होगी समुच्चय की परिभाषा की, समुच्चय के निरूपण की, और समुच्चय के प्रकार की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। समुच्चय के समुच्चय की परिभाषा को सीखने के लिए हमें बस 4 शब्दों को समझना होगा। इसकी परिभाषा में बस यही चीज़ें मिलती हैं, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, यही हमारा क्या है, समुच्चय है। बातों को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। वस्तुओं को क्या अर्थ होता है। अभी हमारे पास ये गणित चल रहा है चैप्टर ना, गणित में आपको संख्याएं मिलेंगी, तो वस्तुओं के अंतर्गत आप संख्या रख सकते हैं, ठीक है, संख्या, ठीक। कुछ विशेष व्यक्तियों के गुणों के बारे में बात की जाएगी, ठीक है, तो व्यक्ति आ जाएंगे। और सामान जितने भी होते हैं सबके सब वस्तुओं तो आ ही गए। ऐसी ऐसी चीजें, ठीक है, संख्या, व्यक्ति, वस्तु, सामान्य, सबके सब वस्तुओं के अंतर्गत आ जाएंगे। इन्हीं वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, संग्रह को पहले समझ लेते हैं, सुपरिभाषित को बाद में समझेंगे। संग्रह का मतलब होता है समूह इकट्ठा कर लेना। जैसे मुझे वीडियो बनाने के लिए कुछ कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, वो मेरा संग्रह हो गया, ठीक है। आपके पास किताबों का एक पूरा सेट है कि भाई कक्षा 11 के लिए हमको इस किताब की ज़रूरत पड़ेगी, इन कापियों की ज़रूरत पड़ेगी, इन पेनों की, कलम की, पेंसिलों की ज़रूरत पड़ेगी, वही सब संग्रह हो गया, ठीक है। अब सुपरिभाषित का अर्थ ये होता है कि अच्छे तरीके से परिभाषित हो, यानी एक विशेष प्रकार का गुण दर्शाना ज़रूरी है। अगर वो गुण किसी में नहीं मिलता है तो वो इस समूह से बाहर हो जाएगा, ठीक है। बहुत छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लड़कियों का समूह और लड़कों का समूह। आप लोग क्या किए, स्कूल में जब क्लास में बैठाया जाता है तो लड़कियों के एक तरफ, लड़कों के एक तरफ मान लीजिए बैठाया जा रहा है, तो ये क्या हो गया, लड़कियों का समूह हो गया, ये क्या हो गया, लड़कों का समूह हो गया। अभी यहाँ पे जब भी कोई बात आएगी, कहा जाएगी ये लड़कियों ने किया है, मतलब कोई भी लड़का होगा तो इसके अंतर्गत नहीं आएगा। ये क्या हो गया, सुपरिभाषित, जो अच्छे तरीके से बताया जा सके, ठीक है। तो लड़कियों का, हमारी कक्षा की लड़कियों का संग्रह, हमारी कक्षा के लड़कों का संग्रह, हमारी कक्षा के सभी छात्रों का जो मिला के हो जाता है संग्रह, यही सब कुछ क्या बन जाता है, अपना समुच्चय बन जाता है। तो जो सबसे पहले प्रकार की सवाल आती है वो यही होती है कि ये जो दिया गया है, एक लाइन दी गई है, ये समुच्चय है अथवा नहीं है, बस यही हमको पहचानना होता है। अब आप अपनी किताब अगर उठाते हैं तो उसमें आपको जहाँ पे परिभाषा लिखी गई है उसी के नीचे आपको मिल जाएगा पहला ऑप्शन में कि 15 से कम सम संख्याओं का संग्रह, सम संख्याएं, जहाँ पे लिखा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 आदि। तो यहाँ पे ये जो संग्रह बना है 15 से कम सम संख्याओं का संग्रह, ये क्या है, एक समुच्चय है।
आगे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, ठीक है, स्वरों का संग्रह यानी ए ई आई ओ यू जो स्वर होते हैं इनका, और अंग्रेजी और उससे व्यंजनों का भी समुच्चय आप ले सकते हैं। जो तीसरा दिया है विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों का समुच्चय, जो भी त्रिभुज जितने भी त्रिभुज प्रकार बनाए जा सकते हैं उन सभी को रख लिया जाए तो ये त्रिभुजों का समुच्चय हो जाएगा, संग्रह हो जाएगा। और यहाँ पे एक समीकरण दिया गया है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। अब इसके मूलों का संग्रह यानी कि इसका जो हल करेंगे जो मूल मिलेंगे, मूल क्या मिले हैं, 1 और -2 मिला है, ये क्या है, ये भी एक संग्रह ले लीजिए। ये सब के सब क्या है, समुच्चय है और ये बहुत अच्छे तरीके से परिभाषित किए गए हैं। अब अगर हम यहाँ पे दूसरे पेज पे चलते हैं जहाँ पे हमको कुछ और भी चीज़ें दिखाई देती हैं, जहाँ पे उदाहरण के लिए दिया गया है कि एक सरल रेखा पे स्थित विभिन्न बिंदुओं का समुच्चय, ये हो गया। किसी एक कंपनी की गाड़ी का समुच्चय, ये हो गया उसका समुच्चय, ठीक है। 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का समुच्चय, जो भी आप एक वेल डिफाइंड बातें कर लें जहाँ पे भी आपको एक अच्छी तरीके से परिभाषा मिल जाए, वही हो जाता है अपना समुच्चय। अब यहाँ पे समुच्चय कौन सा नहीं होता है, जब पहले ये जान पाएंगे तब आप जान पाएंगे आखिर में समुच्चय है कौन और कौन नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास अरिहंत की किताब है, मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है, बगल में देखिए संख्याओं के कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय, जहाँ पे संख्याओं के समुच्चय दिया गया है, जहाँ पे आपको प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, पूर्ण संख्याओं और पूर्णांकों, परमेय संख्याओं, धनात्मक परमेय, अपरमेय, इन सभी के जो समुच्चय बनते हैं उन सभी को यहाँ पे उनको नाम के साथ, उनके एक स्पेशल अक्षर के साथ में दिखाया गया है। तो आप इनको पढ़ लीजिएगा, जान लीजिएगा कि इनको यही कहा जाता है। खैर, आपके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें रहेंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात तो आप जान लीजिए कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को n से दिखाते हैं और यहाँ पे उसे धन पूर्णांक भी कहा गया है। धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या है, आपको ये याद रखना है। पूर्ण संख्याओं के संग्रह को W से दर्शाया जाता है। W यानी कि 0 1 2 3 4, ये जो होता है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय हो जाता है। पूर्णांकों का समुच्चय यानी इंटीजर का समुच्चय I से दिखाया जाता है या फिर Z से दिखाया जाता है, यहाँ पे आप ये याद रखेंगे। और परमेय संख्याओं के समुच्चय को Q से दिखाया जाता है। और भी बाकी समुच्चय दिए गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का, पूर्ण संख्याओं का और पूर्णांकों का, ठीक है। साथ में परमेय भी याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को रियल R से, ठीक है, R से दिखाया जाता है, रियल R से दिखाया जाता है। और कुछ है धनात्मक परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, और भी बहुत सारी संख्याएं इसमें हैं, पर इसको लेकर के इतना सीरियस मत रहिए। आपने और प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जानना है, पूर्ण संख्याओं के बारे में, पूर्णांकों के बारे में, परमेय और वास्तविक संख्याओं के बारे में परिभाषा अगर आपने पढ़ी है, आप जानते हैं कि किसको क्या कहते हैं, तब उनके बारे में बड़े आराम से जान सकते हैं। वैसे फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। जो भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होता है 1 2 3 डॉट डॉट आगे तक लेते चले जाओ। होल नंबर जो शुरू होते हैं 0 1 2 3 स्टार्ट होते हैं, आगे तक लेते चले जाओ पूरा इनफाइनाइट तक। इंटीजर जो होता है 0 से 1 2 आगे भी जाओ और -1 -2 पीछे भी जाओ, ठीक है, दोनों तरफ अनंत, धनात्मक ऋणात्मक सब लेके जाओ। और जो है Q परमेय संख्याओं का, परमेय संख्या में सब की सब आ जाते हैं, जितने भी बटे के रूप में लिखी जा सकती हैं। जो भी संख्या P by Q के रूप में लिखी जा सके, जहाँ पे Q डज नॉट इक्वल टू 0, दैट्स कॉल्ड परमेय संख्याएं, वो आपको Q के रूप में दिखाई जाएंगी। और रियल नंबर, जितने भी नंबर्स आप पढ़ते हैं सब के सब आ जाएंगे रियल नंबर में। और कौन से रियल नहीं होती हैं ये पढ़ने के लिए मिलेगा आपको आगे की किसी एक चैप्टर में, जहाँ पे आपको मिलेगी सम्मिश्र संख्याएं। आप जब वहाँ पे पहुँचेंगे तब आप जानेंगे कि रियल के अलावा कौन सी होती हैं जो रियल नहीं होती हैं। तो अभी आप बस इतना जानेंगे, रियल नंबर को R से यानी वास्तविक संख्याओं को R से दिखाया जाता है। तो ये मैंने आपको मोटा मोटा चीज़ बता दिया जो इसके लिए, मतलब इस जो पूरी सारणी दी गई उसका निचोड़ है। आपको मतलब कि इतना लंबा सा दिया है, आप उसको देख करके परेशान हो जाएं, डर जाएं, पढ़ना छोड़ दें, उसको ख़त्म करने के लिए मैंने बस मोटी मोटी चीज़ें बता दी हैं जिनको याद रखना ज़रूरी है। और वैसे भी आपको ये याद है, बस उसका नेचुरल नंबर n से दिखाया जाता है, ये आप एक बार और जान लीजिए, बस इतनी सी बात रही। अब कौन सी संख्या, कौन सा समुच्चय है, कौन समुच्चय नहीं है, कौन सा समूह समुच्चय है, कौन सा समुच्चय नहीं है, इसको जानने के लिए हम चलते हैं यहाँ पे। अगर आपने उदाहरण नंबर 1 देखा इसी के नीचे, ठीक है, इसी के नीचे आप उदाहरण नंबर 1 देख सकते हैं, जहाँ पे आपको कुछ सवालें मिल जाती हैं। सो दोस्तों, अरिहंत की किताब में आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। क्वेश्चंस हम देखेंगे। पहले बात तो ये जानेंगे कि इनमें से कौन से समुच्चय है, कौन सा समुच्चय नहीं है। क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे,
पहले तो आपको उदाहरण नंबर 1 मिल जाता है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा कौन सा समुच्चय है कौन सा समुच्चय नहीं है, ये निकालने के लिए। साथ में प्रश्नावली 1.1 में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे और जानने के लिए पूछ लिया जाएगा कि भाई बताओ ये क्वेश्चन में जो दिया गया है ये जो संग्रह है ये समुच्चय है कि नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि कौन सा समुच्चय है कौन सा समुच्चय नहीं है। पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह समुच्चय है कि नहीं है। एक बात जान लेते हैं, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का जब संग्रह निकालने लगेंगे तो भाई प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 2 3 ऐसे जाएंगी, और 100 से कम की बात करेंगे तो 99 तक। आपको क्या ये संग्रह मिला? हाँ मिल गया भाई। अब अगर आपको ये संग्रह बनाना होगा तो आप भी यही बनाएंगे, कोई आपका दोस्त बनाएगा वो भी यही बनाएगा, कुछ डिफरेंट होगा नहीं होगा, यानी कि ये सुपरिभाषित है, यानी कि ये समुच्चय है। जब कई लोग एक ही प्रकार के जवाब दें एक ही प्रकार के संग्रह बनाने में, तो वो क्या होता है कि समुच्चय होता है। और दूसरा वाला देखेंगे कि भारत के सुविख्यात लेखकों का संग्रह। अब किसी को सुविख्यात का मतलब होता है अच्छे, मतलब प्रसिद्ध हो, और जो फेमस लोग हैं उनका अगर संग्रह मैं बनाऊंगा तो मेरे लिए कोई और फेमस होगा। जो मुझे पसंद नहीं है, लेट्स सपोज कि अगर वो आपको पसंद आ गया तो आप उसको ऊपर रखेंगे, और जबकि वो मेरे लिस्ट में शामिल ही नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे क्या होगी, परिभाषा अच्छी नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये एक संग्रह नहीं, समुच्चय ये नहीं हो सकता। भाई समुच्चय बनने के लिए ज़रूरी है कि 4-5 लोग या फिर सभी लोगों के लिए एक ही प्रकार की सारणी बने। वहाँ पे जितने भी अवयव मिल रहे हैं, जितने भी उसके पार्ट एलिमेंट्स मिल रहे हैं, देखो भैया ये पूरा समुच्चय हो गया। समुच्चय में एक हिस्सा एक जो गिनती मिली है कॉमन लगा के, ये को अवयव कहलाती है, एलिमेंट कहलाती है। अंग्रेजी में एलिमेंट को दिखाया जाता है ऐसे, ई बना करके ऐसे, मतलब ये इसका एलिमेंट का चिन्ह होता है। अब कहा जाएगी ये एक संग्रह है, इसका एक अवयव है। अगर ये संग्रह ए है, कोई समुच्चय ए है तो ए इसका अवयव है, तो ए एलिमेंट ऑफ ए, एक एलिमेंट ऑफ ए, ये ऐसे दिखाया जाता है। अच्छा, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल हम जानना चाह रहे हैं कि ये समुच्चय है कि नहीं है, जहाँ पे सुविख्यात, प्रसिद्ध, अच्छा, सुंदर, ब्यूटीफुल, चालाक, चतुर, बुद्धिमान, बेवकूफ, ऐसी कोई चीजें आए, वो क्या होता है, समुच्चय नहीं हो सकता। क्योंकि कहा जाए आपसे कि आप अपनी कक्षा के बेवकूफ छात्रों का एक लिस्ट बनाइए, यानी समुच्चय बनाइए, तो आप जिसे बेवकूफ समझते हैं वो आपको बेवकूफ समझेगा, अपने आप को बेवकूफ नहीं समझेगा। मान लीजिए ऐसा कुछ बनेगा, यानी कि आपकी लिस्ट में वो शामिल है, आप नहीं है, लेकिन उसकी लिस्ट में आप शामिल, वो नहीं है। यानी यहाँ पे कोई परिभाषा सभी के लिए समान नहीं हो रही है, यानी ये समुच्चय नहीं होगा। ऐसे ही प्रसिद्धि के बारे में और चतुर, चालाक, ब्यूटीफुल, सुंदर, यानी कि इन सभी के बारे में होता है। जहाँ पे भी ये सारी चीज़ें आती हैं वो क्या होता है, सुपरिभाषित नहीं होता है। वो एक विशेष प्रकार की गुण होता है जो किसी के लिए अच्छा होता है, किसी के लिए नहीं अच्छा होता है, तो नहीं होता है। ठीक है, बात करेंगे 3rd नंबर क्वेश्चन की। अभी यहाँ पे निशान क्यों बना दिए भैया, यहाँ पे है कि नहीं है। आपके स्कूल के कक्षा 11 के बुद्धिमान छात्रों का संग्रह। भाई बुद्धिमान बात आ गई, किसी के लिए मैं बुद्धिमान हूँ और कोई कमेंट में गाली देके जाता है, तो क्या ये मतलब हुआ? अच्छा नहीं हुआ ना। तो बुद्धिमान एक सुपरिभाषित जो होना चाहिए गुण नहीं है, यानी ये समुच्चय क्या है, नहीं है। क्यों? पहला वाला समुच्चय। प्रश्नावली में आएंगे, कहा गया है कि किसी समतल में स्थित सभी रेखाओं का संग्रह। समतल में है, कितनी भी रेखाएं खींचोगे सभी को अगर खींच कर दिया जाएगा, सभी उतना लोग गिनेंगे ना, सभी गिन पाएंगे, वही रहेगा। यहाँ पे ये स्थिति क्या है, सुपरिभाषित है। यानी यहाँ पे देखिए बुद्धिमान, विशेष, सुविख्यात, ये सब चीज़ नहीं है ना, तो ये समुच्चय है। किसी कक्षा 10 में सुंदर, अब यहाँ पे सुंदर आगे स्पेशल क्वालिटी, बुद्धिमान, सुविख्यात के जैसे सुंदर भी बेवकूफ़ी भरा है। किसी को गोरा रंग बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है और किसी को नहीं अच्छा लगता है। कोई काला भी होता है तो तब पर भी बहुत अच्छा लगता है, और किसी को वही काला व्यक्ति बहुत बेकार लगता है। तो ये भाई बात ये हो गई, जो सुंदर की बात आ गई, ये सुपरिभाषित नहीं है। इसे हमें
ये समझना है कि ये संग्रह नहीं बन सकता। तो भाई आई होप आपको समझ में आया होगा कि जहाँ पे बुद्धिमान, सुविख्यात, सुंदर वगैरह वगैरह जो ऐसे जो भ्रामक चीजें होती है ना, भाई आज समझ लो, सुविख्यात, बुद्धिमान, सुंदर, ये सब की सब भ्रामक है, दिमाग को पागल करने वाली चीजें हैं। रियल लाइफ में भी देख लो, किसी को अच्छा समझने की कोशिश करोगे ना, कुछ दिन बाद वो बुरा दिखाई देने लगता है, किसी को बुरा समझो कुछ दिन बाद अच्छा दिखाई देने लगता है। भ्रामक है ये, गणित की इस कसौटी पे सही नहीं उतरता। तो ये क्या है, संग्रह नहीं है। और जो बड़े अच्छे से सरल ढंग से जिसको जैसा देखा जाए वैसा ही दिखाई दे, कोई भी उसमें फेर बदल ना कर सके, वही होता है संग्रह। तो बात समझ में आई होगी। आई थिंक कि चलते हैं आगे।